जय श्री राम। मैं आज JEE एडवांस 2020 फिजिक्स पार्ट का पेपर 2 है, सेक्शन 3 को सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। द इंडक्टर्स ऑफ 2 LR सर्किट्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। द वैल्यूज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, resistance, mutual inductance and applied voltage are specified in the given circuit. After both the switches are closed simultaneously, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductor by the time the current reaches their steady state values is in millijoule। तो अब इसमें जो है दो LR सर्किट हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक रखे गए हैं और फिगर में दिया गया है। उसके सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया गया है। तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी फाइंड करना है हमें। ये देखिए सर्किट है, ये LR सर्किट है। यहाँ पे R1 की वैल्यू 5 ओम है, वोल्टेज से कनेक्टेड है 5 वोल्ट। ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, पॉजिटिव मतलब करंट इधर से फ्लो होगा। ये स्विच है और ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L1 की वैल्यू 10 मिली हेनरी है। और दूसरा LR सर्किट इसके नज़दीक में है। ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी है। V2 है, 20 वोल्ट से कनेक्ट हुआ है। ये R2 10 ओम है और ये इसका इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L2 20 मिली हेनरी है। करंट से इस साइड में होगा करंट, ये स्विच है। अब हमें वैल्यू फाइंड करा है। L1 की वैल्यू 10 मिली हेनरी है, इसको कन्वर्ट करेंगे हेनरी में तो 10 × 10⁻³ हेनरी हुआ। ये L2 की वैल्यू 20 मिली हेनरी है, कन्वर्ट करेंगे 20 × 10⁻³ हेनरी आ गया। और म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू है 5 मिली हेनरी, इसको लिखेंगे 5 × 10⁻³ हेनरी। अब V1 की वैल्यू 5 वोल्ट है, V2 की वैल्यू 20 वोल्ट है। अब देखें हम अगर LR सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होता है एट द ट्रांजिएंट स्टेट पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो I की वैल्यू होता है V/R इन ब्रैकेट 1 - e रेस -R/R होता है। तो स्टेडी स्टेट जब पहुंचता है तो टाइम जो है इनफाइनाइट टाइम हो जाता है, ये T = इनफाइनाइट होता है। और ये जो इंडक्टर होता है इसका जो इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है अपोजिट 0 होता है। हाँ, इसका इंडक्टेंस या इंडक्टर का जो है वो कंप्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड हो जाता है उसमें। तो अब एट स्टडी स्टेज पे T = इनफाइनाइट वैल्यू होता है, सो I की वैल्यू क्या होगा V/R हो जाता है। यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो ये जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया 1 - 1/e रेस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो e रेस इनफाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट होता है, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो I की वैल्यू V/R हो जाता है। तो स्टडी स्टेट में करंट की वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू V/R होता है। मतलब यहाँ जो है ये करंट सिर्फ इसी इधर, यहाँ पे क्या होगा इस साइड में करंट 0 हो, इधर करंट जो है डेवलप नहीं होता। तो I = V/R हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने के फैराडे लॉ यूज करेंगे। फैराडे लॉ होता क्या है कि जब कभी जो है लूप से किसी क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास होता है, अगर उसकी वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है लूप में, और उसकी वैल्यू होता है एप्सिलॉन = -dφ/dt इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो the magnetic flux through a loop changes whenever the magnetic flux through a loop changes, and EMF electromotive force will appear in the loop. EMF this is E = -dφ/dt। और इसका डायरेक्शन क्या होता है लेंज के रूल के अकॉर्डिंग, एन इंड्यूस करंट इज सेटअप इन सच अ डायरेक्शन एज टू अपोज द फ्लक्स चेंज। मतलब उस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो होगा कि जिससे वो फ्लक्स चेंज को डिक्रीज करे। तो फैराडे लॉ यूज करेंगे EMF फाइंड करने के लिए।
अब ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे एल आर सर्किट है तो क्या होता है कि ये आर एल सर्किट हमने बनाया, वी वोल्ट से पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो व्हेन एन इंडक्टर कैरीज अ करंट, जब इंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो अ मैग्नेटिक फील्ड बिल्ट अप इन इट, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्योंकि ये करंट लूप ये कॉइल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो कॉइल में प्रोड्यूस करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो व्हेन इंडक्टर कैरीज अ करंट अ मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड्स अप इन इट, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन, उसमें जो है वो इंडक्टर में एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है जिसकी वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर। आई की वैल्यू है करंट फ्लोइंग इंटर V/R होता है। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर है। तो U की वैल्यू हाफ L I स्क्वायर I इक्वल टू V/R। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर है। आई करंट थ्रू द इंडक्टर है। अब अगर जस्ट क्लोजिंग द स्विच पे जो होता है ये इंडक्टर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए करंट फ्लोइंग सर्किट जीरो होता है। और स्टडी स्टेज पे ये इंडक्टर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए करंट फ्लो होता है। तो सर्किट में करंट फ्लो और पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो वोल्टेज यहाँ रेजिस्टेंस पे ही रहेगा, आई ड्रॉप करेगा। अब इसकी एनर्जी एल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर है, आई करंट थ्रू इंडक्टर है। अब जो है इसमें हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रोड्यूस फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स प्रोड्यूस करता है उसी डायरेक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण भी सर्किट में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के एक फार्मूला डायरेक्ट है। तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? W इक्वल टू हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस I1 I2 होगा। वैल्यू पुटअप करेंगे बटा 2 इंटू 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 2। तो वैल्यू आ गया 5 इंटू 10⁻³ प्लस 10, 2 से डिवाइड 20, 10 आया, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10 इंटू 10⁻³ हो गया। तो 5 इंटू 10⁻³ प्लस इसका 40 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 40 इंटू 10⁻³ प्लस 10 इंटू 4⁻³। तो ये ऐड करोगे तो 55 हो गया, 55 इंटू 10⁻³ जूल हो गया। तो इसको मिली जूल में कन्वर्ट करें, 55 मिली जूल, 1 मिली जूल का वैल्यू 10⁻³ जूल होता है। अब देखिए एक और हमें कंफर्म करना था कि देखो ये कॉइल है जिसका ये L1 है सर्किट का और L2 है, L1 कॉइल का L2 है, ये I1 सर्किट 1 है, ये सर्किट 2 है। तो सबसे पहले इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन देखते हैं। देखो ये करंट का डायरेक्शन इधर ये क्लॉकवाइज मूव करते हुए जा रहा है, क्लॉकवाइज मूव किया, क्लॉकवाइज यहाँ से देखोगे तो क्लॉकवाइज मोशन है करंट का, इस साइड से देखोगे तो करंट का मोशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एस पोल बनेगा और ये एन पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा एस से एन की तरफ होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका B1, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एस से एन की तरफ। और बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एन से एस की तरफ आता है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे भी रहेगा, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, ये कर्व बनाएगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कॉइल से पास होगा, यहाँ से पास हो जाता है कॉइल से। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए ये यहाँ से पास हुआ तो इस डायरेक्शन में आएगा इधर से, तो ये मूव करके इसमें इधर आ रहा है और फिर इधर जा रहा है। तो इसका फ्लक्स जो है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से एंटर कर रहा है, सेकेंड कॉइल पे जो सर्किट L2 वहाँ से एंटर कर रहा है। अब यहाँ का डायरेक्शन देखते हैं, इसमें करंट देखो फ्लो कर रहा है, इधर से आई तो करंट का फ्लो हो रहा है। जब हम इस साइड को देखेंगे
तो इधर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इस साइड देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये अपना एन साइड बनेगा और एस साइड बनेगा। ये मतलब मैग्नेट का एस पोल होगा और एन पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से होता है? एस से एन की तरफ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ये हमारा ये हो गया B2, इस साइड से इधर एस से एन की तरफ होगा और यहाँ पे भी क्लोज बनेगा। तो इसके लिए क्या होगा, मान लो कि यहाँ से एक फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स जो है यही सेम फ्लक्स लेते हैं, यहाँ से ये फ्लक्स निकला है इसके लिए, तो ये क्या करेगा, एन से एस की तरफ जाता है। तो ये जो है यहाँ से एस की तरफ, एन से एस की तरफ जाते मतलब यहाँ से पास होगा कॉइल L1 के कॉइल से जो इंडक्टर है, इंडक्टर L1 से पास हो जाएगा। इसका डायरेक्शन ये होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो L1 है इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो पास होगा कॉइल से सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेल्फ इंडक्टेंस है। तो सेल्फ इंडक्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इधर प्रोड्यूस हो रहा है, B1 हो रहा है और यहाँ से भी फ्लक्स इसी डायरेक्शन में पास होगा, इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द L2 इंडक्टर पासेस इन इंडक्टर L1 से पास होगा इन सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कॉइल B1, और सेम यहाँ पे भी होगा। ये देखिए इसका B2 इस डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, और ये जो है इसका फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स से L1 का जो होगा वो पास होगा यहाँ से नीचे की तरफ। तो क्या होता है कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब यही में हम क्या करेंगे, देखो तो जो इंड्यूस होगा EMF इंड्यूस इन सर्किट 1, जो पहला नंबर का L1 में जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान देना रहता है EMF का। तो EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट 1 ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो EMF प्रोड्यूस होगा वो होगा -L1 dI1/dt, दैट इज -L1 dI1/dt। अब तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण और सर्किट में एक EMF और प्रोड्यूस होगा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट 2, दूसरे नंबर से इस सर्किट के म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इस पे एक जो है और EMF प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, द EMF इंड्यूस्ड इन सर्किट 1 ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सर्किट 2, दैट इज -M dI2/dt होगा। अब क्या होगा, सो नेट इंड्यूस EMF इन सर्किट 1 क्या होगा, ऐड कर लेंगे, E1 = -L1 dI1/dt -M dI2/dt। सो वर्क डन बाय द बैटरी टू फ्लो द चार्ज dQ1, हमने सपोज किया dQ1 चार्ज फ्लो करने में अगेंस्ट इंड्यूस EMF के विरोध में कितना वर्क करना पड़ेगा अगर dQ1 चार्ज फ्लो हो रहा है। तो dW वर्क हुआ, dW1 = -V1 dQ1, माइनस सिंबल इसलिए लिया गया क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट EMF के अगेंस्ट में वर्क किया जाए इसे नेगेटिव होगा, और V1 की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का EMF के बराबर होता है, और dQ1/dt = I1 है, सो dQ1 = I1/dt आ गया। अब हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो आ गया -E1 dI1/dt, दैट इज -L1 dI1/dt -M dI2/dt ब्रैकेट क्लोज I1/dt। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दैट इज ये हो गया L1 dI1/dt प्लस M dI2/dt I1/dt। तो ये हो गया L1 I1 dI1 प्लस M I1/dt, ये वैल्यू आ गया हमारा। अब इसी प्रकार EMF इंड्यूस्ड इन सर्किट 2 ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा,
माइनस L2 di2/dt। और EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट 2 ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सर्किट 1 से क्या होगा, माइनस M di1/dt। सो नेट इंड्यूस EMF इन सर्किट 2 क्या होगा, E2 इक्वल टू माइनस L2 di2/dt माइनस M di1/dt हो जाएगा। अब सो वर्क डन बाय द बैटरी टू फ्लो द चार्ज dq अगेंस्ट द इंड्यूस EMF क्या होगा, dWt इक्वल टू माइनस V2 dQ2 हो गया। V2 की वैल्यू होता है A2 के बराबर होगा, dQ2/dt इक्वल टू I2 करंट है, दैट इज माइनस E2 dQ2 दैट इज L2 di2/dt प्लस M di1/dt इंटू dQ2 हो गया। वैल्यू पुटअप करेंगे दैट इज L2 di2/dt प्लस M di1/dt इंटू I2 dt आ गया। अब क्या होगा, हमने वैल्यू फाइंड किया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो L2 di2/dt इंटू I2 dt प्लस M di1/dt इंटू I2 dt। ये हो गया L2 I2 di2 प्लस M I1 di1। यहाँ M जो है M21 और M12 इक्वल होते हैं, इसलिए हमने M ही यूज किया। तो सो नेट वर्क डन और टोटल वर्क डन बाई बैटरीज अगेंस्ट इंड्यूस EMF क्या होगा, ऐड कर देंगे dW इक्वल टू, अब क्या होगा, सो वर्क डन बैटरीज अगेंस्ट, क्योंकि ये वर्क डन स्केलर होता है इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे dW1 प्लस dWt हो गया। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, dWL1 I1 di1 प्लस M I1 di2 प्लस L2 I2 di2 प्लस M I2 di1। ये इसको रीअरेंज करेंगे तो दैट इज L1 I1 di1 प्लस L2 I2 di2 प्लस M I1 di2 प्लस M I2 di1। ये हो गया L I1 di1 प्लस L2 I2 di2 प्लस M डेरिवेशन ऑफ I1 I2, मतलब डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I1 I2 यही होगा, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इंटू डेरिवेशन सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। तो अभी सो टोटल वर्क डन 0 से W हो गया, dW क्या होगा, इस इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये 0 से I1 L1 I1 di1 प्लस इसका इंटू 0 से I2 L2 I2 di2 प्लस इसका 0 से I1 I2 M di1 I2। तो इसका इंटीग्रेशन M I1 I2 आ जाएगा। तो W इक्वल टू होगा हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2। तो टोटल वर्क डन अगेंस्ट द बैटरी की वैल्यू ये आएगा। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को। आपने हमें सुना, हम इसके आपके आभारी हैं। जय श्री राम।